लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का चौथा बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। तिलिस्मी खंडहर में घुसकर पहले वे लोग उस दालान में गए जहां पत्थर के चबूतरे पर पत्थर ही का आदमी सोया हुआ था। कुमार ने इसी जगह से तिलिस्म तोड़ने में हाथ लगाया। जिस चबूतरे पर पत्थर का आदमी सोया था उसके सिराहने की तरफ 5 हाथ हटकर कुमार ने अपने हाथ से जमीन खोदी। गज भर खोदने के बाद एक सफेद पत्थर की चट्टान दिखी जिसमें उठाने के लिए लोहे की मजबूत कड़ी लगी हुई भी दिखाई पड़ी। कड़ी में हाथ डाल के पत्थर उठाकर बाहर किया। तहखाना मालूम पड़ा जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थीं। तेज सिंह ने मशाल जला दी। उसी की रोशनी में सब कोई नीचे उतरे। खूब खुलासा कोठरी देखी। कहीं गर्द या कूड़े का नाम निशान नहीं। बीच में संगमरमर की खूबसूरत पुतली एक हाथ में कांटा दूसरे हाथ में हथौड़ी लिए खड़ी थी। कुमार ने उसके हाथ से हथौड़ी कांटा लेकर उसी के बाएं कान में कांटा डाल हथौड़ी से ठोक दिया। साथ ही उस पुतली के होंठ हिलने लगे और उसमें से बाजे की सी आवाज आने लगी। मालूम होता था मानो वो पुतली गा रही है। थोड़ी देर तक यही कैफियत रही। यकायक पुतली के बाएं दाहिने दोनों अंग के 2 टुकड़े हो गए और उसके पेट में से 8 अंगुल का छोटा सा गुलाब का पेड़ जिसमें कई फूल भी लगे हुए थे और डाल में एक ताली लटक रही थी निकला। साथ ही इसके एक छोटा सा तांबे का पत्र भी मिला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। कुमार ने उसे पढ़ा। इस पेड़ को हमारे यहाँ के वैद्य अजायब दत्त ने मसाले से बनाया है। इन फूलों से बराबर गुलाब की खुशबू निकलकर दूर दूर तक फैला करेगी। दरबार में रखने के लिए ये एक नायाब पौधा सौगात के तौर पर वैद्य जी ने तुम्हारे वास्ते रखा है। इसको पढ़कर कुमार बहुत खुश हुए और ज्योतिषी जी की तरफ देखकर बोले, ये बहुत अच्छी चीज मुझको मिली। देखिए इस वक्त भी इन फूलों में से कैसी अच्छी खुशबू निकलकर फैल रही है। तेज सिंह, इसमें तो कोई शक नहीं। देवी सिंह, एक से एक कारीगरी दिखाई पड़ती है। अभी कुमार बात कर रहे थे कि कोठरी के एक तरफ का दरवाजा खुल गया। अंधेरी कोठरी में अभी तक इन लोगों ने कोई दरवाजा या उसका निशान नहीं देखा था, पर इस दरवाजे के खुलने से कोठरी में बखूबी रोशनी पहुंची। मशाल बुझा दी गई और ये लोग उस दरवाजे की राह से बाहर हुए। एक छोटा सा खूबसूरत बाग देखा। ये बाग वही था जिसमें चपला आई थी और जिसका हाल हम दूसरे भाग में लिख चुके हैं। बमूजिब लिखे तिलिस्मी किताब के कुमार ने उस ताली में एक रस्सी बांधी जो पुतली के पेट से निकली थी। रस्सी हाथ में थाम ताली को जमीन में घसीटते हुए कुमार बाग में घूमने लगे। हर एक रविशों और क्यारियों में घूमते हुए एक फव्वारे के पास ताली जमीन से चिपक गई। उसी जगह ये लोग भी ठहर गए। कुमार के कहे मुताबिक सभी ने उस जमीन को खोदना शुरू किया। 2-3 हाथ खोदा था कि ज्योतिषी जी ने कहा, अब पहर भर दिन बाकी रह गया, तिलिस्म से बाहर होना चाहिए। कुमार ने ताली उठा ली और चारों आदमी कोठरी की राह से होते हुए ऊपर चढ़ के उस दालान में पहुंचे जहां चबूतरे पर पत्थर का आदमी सोया था। उसके सिरहाने की जमीन खोदकर जो पत्थर की चट्टान निकली थी उसी को उलटकर तहखाने के मुंह पर ढांप दिया। उसके दोनों तरफ उठाने के लिए कड़ी लगी हुई थी और उल्टी तरफ एक ताला भी बना हुआ था। उसी ताली से जो पुतली के पेट से निकली थी ये ताला बंद भी कर दिया। चारों आदमी खंडहर से निकल कुमार के खेमे में आए। थोड़ी देर आराम कर लेने के बाद तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी कुमार से कह के वन कन्या की टोह में जंगल की तरफ रवाना हुए। इस समय दिन अनुमानतः 2 घंटे बाकी होगा। ये तीनों अय्यार थोड़ी ही दूर गए होंगे कि एक नकाब पोश जाता हुआ दिखा। देवी सिंह वगैरह पेड़ों की आड़ दिए उसी के पीछे पीछे रवाना हुए। वो सवार कुछ पश्चिम हटता हुआ सीधे चुनार की तरफ जा रहा था। कई दफे रास्ते में रुका, पीछे फिर के देखा और फिर आगे बढ़ा। सूरज अस्त हो गया। अंधेरी रात ने अपना दखल कर लिया। घना जंगल अंधेरी रात में डरावना मालूम होने लगा। अब ये तीनों अय्यार सूखे पत्तों की आवाज पर जो टापों के पड़ने से होती थी जाने लगे।
घंटे भर रात जाते जाते उस जंगल के किनारे पहुंचे। नकाबपोश सवार घोड़े पर से उतर पड़ा। उस जगह बहुत से घोड़े बंधे थे, वहीं पर अपना घोड़ा भी बांध दिया। एक तरफ घास का ढेर लगा हुआ था, उसमें से घास उठाकर घोड़े के आगे रख दी और वहां से पैदल रवाना हुआ। उस नकाबपोश के पीछे पीछे चलते हुए ये तीनों अय्यार पहर रात बीते गंगा किनारे पहुंचे। दूर से जल में दो रोशनियां दिखाई पड़ी। मालूम होता था जैसे दो चंद्रमा गंगा जी में उतर आए हैं। सफेद रोशनी जल पर फैल रही थी। जब पास पहुंचे देखा कि एक सजी हुई नाव पर कई खूबसूरत औरतें बैठी हैं। बीच में ऊंची गद्दी पर एक कम से नाजुक औरत, जिसका रुआब देखने वालों पर छा रहा है, बैठी है। चांद सा चेहरा दूर से चमक रहा है। दोनों तरफ दो महताब जल रहे हैं। नकाबपोश ने किनारे पहुंचकर जोर से सीटी बजाई। साथ ही उस नाव से भी इस तरह की सीटी की आवाज आई जैसे किसी ने जवाब दिया हो। उन कई औरतों में से जो उस नाव पर बैठी थीं, दो औरतें उठ खड़ी हुईं तथा नीचे उतर एक डोंगी जो उस नाव के साथ बंधी थी खोलकर किनारे ला नकाबपोश को उस पर चढ़ा ले गई। अब ये तीनों अय्यार आपस में बातें करने लगे। तेज सिंह, वाह, इस नाव पर छूटते हुए दो महताबों के बीच ये औरतें कैसी भली मालूम होती हैं। ज्योतिषी, परियों का अखाड़ा मालूम होता है, चलो तैर के उनके पास चलें। देवी सिंह, ज्योतिषी जी, कहीं ऐसा न हो कि परियां आपको उड़ा ले जाएं, फिर हमारी मंडली में एक दोस्त कम हो जाएगा। तेज सिंह, मैं जहां तक ख्याल करता हूं ये उन्हीं लोगों की मंडली है जिन्हें कुमार ने देखा था। देवी सिंह, इसमें तो कोई शक नहीं। ज्योतिषी, तो तैर के चलते क्यों नहीं? तुम तो जल से ऐसा डरते हो जैसे कोई बुढ़ा आफियूनी डरता हो। देवी सिंह, फिर तुम्हारे साथ आने से क्या फायदा हुआ? तुम्हारी तो बड़ी तारीफ सुनते थे कि ज्योतिषी जी ऐसे हैं वैसे हैं, पहिया हैं, चरखे हैं, मगर कुछ नहीं, अदनी सी मंडली का पता नहीं लगा सकते। ज्योतिषी, मैं क्या खाक बताऊं? वे लोग तो मुझसे भी ज्यादा औस्ताद मालूम होते हैं। सभी ने अपने नाम ही बदल दिए हैं। असल नाम का पता लगाना चाहते हैं तो अजीब अजीब नामों का पता लगता है। किसी का नाम वियोगनी, किसी का नाम योगनी, किसी का भूतनी, किसी का डाकनी। भला बताइए, क्या मैं मान लूं कि इन लोगों के यही नाम है? तेज सिंह, तो इन लोगों ने अपना नाम क्यों बदल दिया? ज्योतिषी, हम लोगों को उल्लू बनाने के लिए। देवी सिंह, अच्छा नाम जाने दीजिए, इनके मकान का पता लगाइए। ज्योतिषी, मकान के बारे में जब रमल से दरियाफ्त करते हैं तो मालूम होता है कि इन लोगों का मकान जल में है, तो क्या हम समझ लें कि ये लोग जलवासी अर्थात मछली हैं? तेज सिंह, ये तो ठीक है, देखिए जलवासी हैं कि नहीं। ज्योतिषी, भाई सुनो, रमल के काम में ये चारों पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी और आग हमेशा विघ्न डालते हैं। अगर कोई आदमी ज्योतिषी या रम्माल को छकाना चाहे तो इन चारों के हेर फेर से खूब ही छका सकता है। ज्योतिषी बेचारा खाक न कर सके, पोथी पत्रा बेकार का बोझ हो जाए। तेज सिंह, ये कैसे? खुलासा बताओ तो कुछ हम लोग भी समझे, वक्त पर काम ही आवेगा। ज्योतिषी, बता देंगे, इस वक्त जिस काम को जाते हो वो करो, चलो तैर के चले। तेज सिंह, चलो। ये तीनों अय्यार तैर के नाव के पास जाने लगे। बटुआ अय्यारी का कमर में बांध कपड़ा लत्ता किनारे रख जल में उतर गए। मगर दो ही चार हाथ गए होंगे कि पीछे से सीटी की आवाज आई। साथ ही नाव में जो महताब जल रहे थे बुझ गए, जैसे किसी ने उन्हें जल्दी से जल में फेंक दिया हो। अब बिल्कुल अंधेरा हो गया, नाव नजरों से छिप गई। देवी सिंह ने कहा, लीजिए चलिए तैर के। तेज सिंह, ये सब बड़ी शैतान मालूम होती हैं। ज्योतिषी, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब की सब आफत है। अब आपको मालूम हुआ ना कि मैं सच कहता था। इन लोगों ने हमारे नजूम को मिट्टी कर दिया। देवी सिंह, चलिए किनारे, इन्होंने तो बेढब छकाया। मालूम होता है किनारे पर कोई पहरे वाला खड़ा देखता था। जब हम लोग तैर के जाने लगे उसने सीटी बजाई, बस अंधेरा हो गया, पहले ही से इशारा बंधा हुआ था। ज्योतिषी, इस नालायक को ये क्या सूझी कि जब हम लोग पानी में उतर चुके तब सीटी बजाई? पहले ही बजाता तो हम लोग क्यों भीगते? ये तीनों अय्यार लौटकर किनारे आए। पहनने के वास्ते अपने कपड़े खोजते हैं
तुम मिलते नहीं। देवी सिंह, ज्योतिषी जी पालागी, लीजिए कपड़े भी गायब हो गए। हाय, इस वक्त अगर इन लोगों में से किसी को पाऊं तो कच्चा ही चबा जाऊं। तेज सिंह, हम तो उन लोगों की तारीफ करेंगे, खूब अय्यारी की। देवी सिंह, हाँ हाँ, खूब तारीफ कीजिए, जिससे उन लोगों में से अगर कोई सुनता हो तो अब भी आप पर रहम करे और आगे न सतावे। ज्योतिषी, अब क्या सताना बाकी रह गया, कपड़े तक तो उतरवा लिए। तेज सिंह, चलिए अब लश्कर में चले, इस वक्त और कुछ करते न बन पड़ेगा। आधी रात जा चुकी थी जब ये लोग अय्यारी के सताए बदन से नंग धड़ंग कांपते कलपते लश्कर की तरफ रवाना हुए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का चौथा बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।